You read a newspaper daily and watch on TV or hear other talkings about weather. You must know that weather is about day-to-day changes in the atmosphere. It includes changes in temperature, rainfall and sunshine. For example, sometimes it may be hot and cold, sunny and cloudy, windy or calm. Sometimes you must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing. And you eat or drink cold drinks. So many things also. So, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो, टीवी देखते हो और सुनते हो अबाउट वेदर, ठीक है, तो वेदर एक ऐसी चीज़ है जो कि डे टू डे, दिन ब दिन चेंज होती है. इसमें तापमान आता है, रेनफॉल आता है और सनशाइन भी आता है. एग्जाम्पल के तौर पे हम वेदर में मान सकते हैं कि कभी ये गर्म होता है, कभी ये ठंडा होता है, कभी ये बहुत ही ज़्यादा सनी होता है, कभी बहुत ज़्यादा इसमें बादल आ जाते हैं, कभी इसमें बहुत सारी हवाएं आती है और कभी इसमें जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत शांत हो जाता है. जैसे कि आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम थोड़े दिनों के लिए गर्म कपड़े पहनना बंद कर देते हैं और उस टाइम पे हम जो ठंडा खाते हैं ठंडा ही पीते हैं. जब हमें ज़्यादा सर्दी लगती है तो हम वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं और जब बहुत ज़्यादा हवाएं चिली ठंडी होती है तभी हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. सो इन अ ब्रॉडली सेंस आई वांट टू से Hello guys, this is Megha. Welcomes you all in E-Study Farm, and this we are going to explore some Indian climate, wildlife, and vegetation. So let's begin with the major seasons. हम जो बड़े बड़े सीज़न हैं उनकी बात करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम विंटर सीजन. विंटर सीजन जो होता है दिसंबर टू फरवरी तक चलता है. दिसंबर टू फरवरी तक चलता है. कीप इट इन माइंड दैट स्टार्टिंग ऑफ द मंथ्स, मतलब स्टार्टिंग 2 months, जनवरी फरवरी एंड दिसंबर, तो इसमें विंटर चलता है. कोल्ड वेदर सीजन है. दिस इज़ अ कोल्ड वेदर सीजन. वाई? सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन. जो रीजन है, ठीक है, उस रीजन पे सन रेज डायरेक्टली फॉल नहीं करती, डायरेक्टली नहीं जाती, इसलिए वो जो रीजन है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है. एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया, जिसके कारण जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया होता है वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है और हम वहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं विंटर और ज़्यादा. नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज़ हॉट वेदर सीजन. हॉट वेदर सीजन फरवरी के जस्ट बाद मार्च टू मई चलता है. मार्च अप्रैल मई, ठीक है. हॉट वेदर सीजन मीन्स समर. हम समर की बात करें, यहाँ पे सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन द रीजन. या तो बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है, ऐसे होती है, ठीक है. और टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई. जो यहाँ का टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और हॉट एंड ड्राई विंड चलने लग जाती है. गर्म और सूखी हवाएं चलने लग जाती है जिसको कहा जाता है लू. और ये मोस्टली ड्यूरिंग द डे टाइम पे चलती है. कहाँ पे चलती है? ड्यूरिंग द डे टाइम. सो यहाँ तक two parts अगर समझ में आया. If you have understood this, please hit like, subscribe and share E-Study Farm with your friends and family and to whomever you want. जिसके साथ भी करना ही कर सकते हो. चलो, सर्दी होगी, गर्मी होगी. Winters are done and summers are also done. After winters and summer, हम मई मंथ तक कंप्लीट कर चुके हैं. फ्रॉम मई जून टू सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पे 4 मंथ्स आते हैं. जून जुलाई अगस्त सितंबर. जून जुलाई अगस्त सितंबर में हम लोग रेनी सीजन एक्सपीरियंस करते हैं एंड जहाँ पे इसको बोला जाता है साउथ वेस्ट मानसून सीजन भी बोला जाता है. ऑनसेट एंड एडवांस टू मानसून. मानसून से पहले का समय है ये. ड्यूरिंग दिस टाइम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से जो विंड ब्लो करती है वो लैंड की तरफ, हमारे इंडियन लैंड की तरफ ब्लो करती है. इट कैरी मॉइस्चर विद इट. मॉइस्चर आता है. व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन्स बैरियर्स, जो माउंटेन जो बैरियर्स होते हैं इनको जब ये विंड्स हिट करती हैं तब हमारे यहाँ पे बारिश होती है और हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? रेनी सीजन. एंड रेनी सीजन इज़ माई फेवरेट सीजन. एंड let me know about your favorite season and your favorite season's characteristics जो मैंने अभी पढ़ा है. Now coming to the fourth one, season of retreating monsoon. retreating monsoon की बात हो रही है जिसको बोला जाता है autumn. एंड ये सितंबर के जस्ट बाद में आता है. अक्टूबर एंड नवंबर 2 months रहता है autumn.
एज वी ऑल नो दैट ऑटम के टाइम पे जो पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं वो पूरी से झड़ जाती हैं और पूरी न्यू पत्तियाँ आती हैं, ये सभी को पता होगा। चलो, विंड्स मूव बैक टू द मेनलैंड फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। अब जो विंड्स जो आई थी मानसून की वो दोबारा से बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती हैं, एंड दिस वॉज द सीजन ऑफ रीजेटिंग मानसून। रीजेटिंग मानसून का सीज़न होता है। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। अब ऑटम के टाइम पे जो हमारे लोअर मोस्ट पार्ट है, लोअर मोस्ट ले लो या साउदर्न के कुछ पार्ट जैसे तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश ले लो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है। नाउ आई विल टेल यू कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड climate, after that vegetation and wildlife. So here is the first part. पहले पार्ट की बात हो रही है जिसमें हम climate पढ़ने जा रहे हैं. This is climate. Climate is not weather. पहली चीज़ ये climate weather नहीं होता है. But what is climate? Climate होता क्या है? Climate is the average weather condition which has been measured over many years. ऐसी वेदर कंडीशन होती हैं जो कि हम बहुत सारे सालों में मेजर करते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं और उस कंडीशन को बोला जाता है क्लाइमेट. So now here is the one word, monsoon. Monsoon, which is actually derived from a word, Arabic word that is mausim. मौसम वर्ड से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है सीजन्स. ठीक है, सीजन्स मीन्स ऋतु. So due to Indians location that is in tropical region. इंडिया क्या है, पूरा ट्रॉपिकल रीजन में है. तो जो इसमें सबसे ज़्यादा विंड रेन होता है, जो मोस्ट ऑफ द रेन इज़ बॉट बाय मानसून विंड. तो मानसून के टाइम पे ही बहुत सारी मानसून विंड्स अपने साथ बहुत सारा बारिश या पानी लेके आते हैं और हमारा पूरा जो एग्रीकल्चर है दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन रेन. तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो हमें पता है कि हमारे फार्मर्स मोस्टली किस पे डिपेंड करते हैं, रेन्स पे डिपेंड करते हैं. येस, गुड मानसून्स मीन एडिक्वेट रेन एंड अ बोंटीफुल क्रॉप. गुड मानसून का मतलब ये होगा कि बहुत अच्छी मात्रा में रेन होगी और बहुत ही सुंदर और बड़ी बहुत ब्यूटीफुल क्रॉप मिलेगी. ठीक है. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. कुछ फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को बहुत अफेक्ट करते हैं, जैसे कि उसकी लोकेशन, जगह, एल्टीट्यूड, उसकी हाइट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी से उस जगह का कितना डिस्टेंस है, एंड रिलीफ मीन्स वहाँ की आसपास की सराउंडिंग. ठीक है. तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट यू विल हैव टू कीप इट इन योर माइंड, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में हम ये सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे. दैट इज़ इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ. तो अभी यहाँ तक समझ में आ गया है. तो वहाँ पे जिस साइड में एक सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके उस पर जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना, बिकॉज उससे आपको मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे. शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर देना. चलो लेट्स बिगिन. नाउ एक क्वेश्चन आता है दैट व्हाई डू वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. हर एक जगह पे रीजनल डिफरेंसेस बोलते हैं जिसको, वो क्यों दिखते हैं, हमें क्यों पता चलता है कि एक जगह पे बारिश हो रही है, एक जगह पे नहीं हो रही, एक जगह पे सनी है, एक जगह पार्शियली क्लाउडी है, कुछ क्लाउड्स, एक जगह पे बहुत गर्मी हो रही है तो एक जगह पे थोड़ी कम गर्मी हो रही है. तो ये क्यों होता है और अब जैसा कि जैसलमेर एंड बीकानेर जो कि डेजर्ट ऑफ राजस्थान में है बहुत गर्म होते हैं, जबकि द्रास एंड कारगिल इन जम्मू कश्मीर आर फ्रीजिंग. ठीक है. जैसलमेर एंड बीकानेर जहाँ पे बहुत गर्म हो रहे होते हैं, वैसे ही कारगिल और द्रास जो कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा गर्म ठंडे रहते हैं. सो कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट. उसी टाइम पे जो कोस्टल प्लेसेस है जो सी के पास है, मुंबई और कोलकाता, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी. सो that is मौसरन इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल. जो मौसरम है मेघालय में, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है. ठीक है. वाइल इन अ पर्टिकुलरली ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर. अब कभी बहुत जगह बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसी जगह पे जैसलमेर जैसी जगहों की जो कि राजस्थान में, उसमें बिल्कुल बारिश नहीं होती. तो क्यों होता है ये? द आंसर इज़ दैट what are that? It is completely factors that affect what? Climate. बताया था मैंने, factors affect climate बोला था, important है, माइंड में रखना. क्या था? फर्स्ट वन was location, right? Second one was altitude,
राइट. थर्ड वन वॉज डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितना डिस्टेंस है उसका, है ना. एंड उसके बाद फोर्थ वन वॉज लीव, राइट. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये ही हैं जो रीजनल डिफरेंसेस जो होते हैं उनका कारण है. जो रीजनल डिफरेंसेस होते हैं ना क्लाइमेट ऑफ इंडिया में, उसका कारण है. तो हियर इज अ क्वेश्चन एंड आई हैव गिवन यू आंसर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट मैम हमें समझ में आ रहा है. एंड मैम यस, अगर आप चाहो तो लाइक भी कर सकते हो, सो दैट मुझे पता चले दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ गुड वे, मैं सही पढ़ा रही हूँ. ठीक है. नाउ कमिंग टू द सेकंड टॉपिक, जैसे मैंने बताया था, दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? सम ग्रासेस, घास, छोटे पौधे, बड़े प्लांट्स जो कि ह्यूमन के विदाउट इंटरफेरेंस, जब बिना ह्यूमन बीइंग की मदद के बढ़ते हैं अपने खुद के दम पे, दैट प्लांट्स, शर्ब्स, ट्रीज, ग्रास, एवरीथिंग कम्स अंडर नेचुरल वेजिटेशन. तब उसको बोला जाता है नेचुरल वेजिटेशन. दैट इज द ग्रास, शर्ब्स, trees which grow on their own without any interference of a human being, then that vegetation is considered as natural vegetation. And here are some example. कुछ example है. bush. What do you mean by bush? You can say bushes, small plants. Shrub, a woody plant which is smaller than a tree. Tree, a plant having a permanent woody with stem and trunk. तो bush क्या होते हैं? छोटे प्लांट होते हैं. shrubs वो होती हैं जो ऐसे प्लांट जो कि ट्री से थोड़े से छोटे होते हैं. ट्री क्या होते हैं? एक ऐसा प्लांट जिसमें जो उसका तना होता है, स्टेम या ट्रंक होता है, और बहुत ज़्यादा परमानेंट बॉडी होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है. नाउ कैनोपी क्या होता है? कैनोपी ट्री आर ह्यूज ट्रीज विथ थिक कैनोपीज एंड फॉलिएज कवरिंग. आप कैनोपी मतलब बोल सकते हो उसकी छाया, उसका एरिया, उसकी जो लीव्स का पूरा जो एरिया होता है उसको कैनोपी बोला जाता है. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज़ अ ट्री विद अ ह्यूज कैनोपी. ठीक है. ह्यूज कैनोपी मीन्स देखो दिस इज़ द एरिया ना, यहाँ से यहाँ तक इट इज़ एक्चुअली ऑक्यूपाइंग और इट इज़ प्रोवाइडिंग शेडो ऑल्सो. दिस इज इट. दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज मतलब फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज इट्स कैनोपी. ये इसकी कैनोपी है. तो कैनोपी को माइंड में रखना. After completing canopy, let's see to this diagram. That is, you can say layers of a tree. ठीक है. Shrubs होती है 1.5 मीटर तक, the height of a shrub layer. Then young trees are kind of आप बोल सकते हैं कि from 5 meters से young trees हो जाते हैं 20 meters तक. And after that canopies हो जाते हैं 40 मीटर तक. And emergent layer आती है which is maximum height of the tree आप बोल सकते हो, that is 60 meters. ठीक है. So that is the last layer. First is shrub layer, that is second young tree, third is canopy and fourth is emergent layer. And this is ground layer जहाँ पे छोटे छोटे small shrubs मिलते हैं जो कि till 1.5 सेंटीमीटर 1.5 meters होती है. Now from the natural vegetation only one question asked. एक question आता है that how vegetation differ from each other. जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे डिफर होते हैं? तो आंसर इज दैट डिफरेंट वेजिटेशन डिपेंड ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. जो हमारे अलग अलग वेजिटेशन होते हैं, अलग अलग प्लांट्स होते हैं, वो पूरा ही का पूरा क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, जिसमें कि जो रेनफॉल का अमाउंट होता है, मतलब बारिश का जो स्तर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो किस एरिया में कितनी ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ का वेजिटेशन कितना हाई होगा, या किस एरिया में कितनी कम बारिश होगी तो वहाँ पे कितने कम प्लांट्स होंगे. तो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस. नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन दैट व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी. ये जो मैं जितना पढ़ा रही हूँ दिस ऑल इज़ एक्चुअली कमिंग आउट फ्रॉम योर बुक. आपकी बुक से ही आ रहा है. पूरा का पूरा पार्ट बुक का है. नथिंग इज़ आउट ऑफ इट. तो इफ़ यू आर रीडिंग माई वीडियो देन आपका पूरा का पूरा कोर्स इजीली कंप्लीट हो जाएगा. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम लाइक आर्मी जीडी, लाइक जीके एग्जाम्स, लाइक आप बोल सकते हो CTET, लाइक आप बोल सकते हैं बेसिक्स ऑफ UPSC and you want to complete NCERT, you can simply read my videos and you can get everything you want to get. The question is why are forests necessary? Forests are necessary because they actually release oxygens that we breathe. जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं जो कि हम सांस मतलब जिसको हम ग्रहण करते हैं. नाउ प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं तो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं. अब जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं दैट एक्चुअली बाइंड्स द सॉइल. ठीक है. बाइंड करके रखते हैं सॉइल को
जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट कंट्रोल्स द सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन होता है ना, मृदा अपरदन, ये इसको भी कंट्रोल करता है। नाउ प्लांट्स प्रोवाइड्स अस टिम्बर एंड हर्ब्स। वो प्लांट्स जो होते हैं हमें टिम्बर एंड हर्ब्स प्रोवाइड करते हैं। टिम्बर दैट जो कि हमारे फर्नीचर के लिए यूज़ होता है, एंड हर्ब्स काइंड ऑफ हमें जहाँ तक पता होना। सो एक्चुअली सम कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन इन माई होम, तो इसी के कारण कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कंस्ट्रक्शन वर्क मेरे या मेरे वाले लोग कर रहे हैं, आप ये मत सोच रहे हैं कि लॉकडाउन में कोई बाहर से आके कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सो द फोर्थ वन इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो अब जो वाइल्ड लाइफ है हमारी, उसका जो रहने की जगह ही फॉरेस्ट है। सो इट इज़ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी so many aspects. These are the aspects. Now this is a picture which I have taken from your NCERT books only, and this picture is very helpful to actually make you understand about the necessity of forest. ये जो picture है आपको जो जंगलों की उपयोगिता है, जो जंगलों की जो ज़रूरत है उसके बारे में आपको बताती है। लाइक प्लांट्स फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, दैन मेडिसिन देते हैं, हमें शेल्टर देते हैं, फॉडर देते हैं फॉर आवर एनिमल्स, एंड फ्यूल देते हैं, फ्यूल फॉर आवर व्हीकल्स, स्पोर्ट्स एंड गुड्स देते हैं, फर्नीचर फॉर आवर होम से, सॉइल बाइंड करते हैं, दैट इज सॉइल इरोजन मैंने बताया। अभी हनी देते हैं, फ्रूट्स देते हैं फॉर आवर ओनली, गम एंड लैक देते हैं, ठीक है, गम एंड लाख देते हैं, नॉट लैक। नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ अभी हमने पढ़ा, टिम्बर देते हैं फॉर फर्नीचर, और रबर भी हमें देते हैं। तो दिस पिक्चर्स इटसेल्फ इंक्लूड आंसर ऑफ यू कैन से 5 मार्क्स। आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली प्रिपेयर हो जाता है। आप किसी में भी लिखना चाहें आप इजीली इसको लिख सकते हैं। नाउ थर्ड एंड लास्ट पार्ट दैट इज़ वाइल्ड लाइफ। हमारे जो जानवर हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है। अब लेट्स सी, टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है, हमें पता है। एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनोसोरस जो कि असम में बहुत मिलते हैं, एंड फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑल्सो, ठीक है। अब गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ अ होम ऑफ एशियाटिक लायंस। जो गिर फॉरेस्ट है जो कि गुजरात में है, अगेन वन इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आप ले सकते हो यहाँ पे कि गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है, गुजरात में है। अब गिर फॉरेस्ट में क्या है सबसे ज़्यादा, एशियाटिक लायंस हैं सबसे ज़्यादा। एलिफेंट्स अब कहाँ पे और मिलते हैं, एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। आप के और के से लर्न कर सकते हो, दैट इज़ केरला एंड कर्नाटका। नाउ कैमल्स कहाँ पे मिलते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में मिलते हैं। वेयर एज वाइल्ड एसेस जो जंगली गधे होते हैं वो रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं। ऐसे याद रख लो कि रन ऑफ कच्छ में जो आई एम सिंपली गिविंग एन एग्जाम्पल, इसको याद रखने के लिए कैसे याद रहेगा। वाइल्ड एसेस मतलब जंगली गधे होते हैं, रन ऑफ कच्छ में इजीली चल पाते हैं, तो वो रन ऑफ कच्छ में रहता है, ऐसे लर्न कर लो। सो वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स, ये सब हिमालय रीजन में रहते हैं। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स एंड बियर्स, इनकी एक्चुअली स्किन बहुत ज़्यादा टफ होती है, बहुत ज़्यादा मोटी, इसलिए जो ठंडा रीजन होता है दैट इज़ हिमालय रीजन, ये वहाँ पे रहने के लिए काफ़ी सूटेबल होते हैं, वहाँ रह पाते हैं ये। जैसे कि हमारे इंडिया में एनिमल्स बहुत सारे हैं, उसी तरह इक्वली हमारी बर्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा रिच है। हमारे पास बहुत सारे बर्ड्स हैं, हमारे पास वेरियस थाउजेंड्स ऑफ बर्ड स्पीसीज़ हैं। नाउ पिकॉक जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, हमें पता है पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, एंड सम अदर बर्ड्स आर ऑल्सो देयर लाइक पैरट, पिजन, मैना, गीस, बुलबुल एंड डक्स। ये भी हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सेवरल बर्ड सेंचुरीज। अब जस्ट टू बोलते हैं ना, प्रोटेक्ट देम, जस्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, जस्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट, मतलब उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत बर्ड सेंचुरीज खोली हैं। क्यों खोली है, क्रिएटेड एंड गिव देम नेचुरल हैबिटेट देने के लिए, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स से बचाने के लिए, एंड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नैक्स भी हमारे देश में मिलती हैं, लाइक कोबरा एंड क्रेट्स आर दी वेरी इंपॉर्टेंट अमंग दैम, तो ये सब हमें मिलता है। we are very tremendously rich about the wild and bird life. हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड लाइफ हैं ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, बट स्टिल द क्वेश्चन अराइजेज दैट वाई सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। क्यों हमारे देश की बहुत ही ज़्यादा जो कुछ स्पीसीज हैं वाइल्ड लाइफ की क्यों ख़त्म होती जा रही हैं, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए? सो हियर इज़ द आंसर. Reason is that somewhere that cutting of the forest and hunting and poaching, these are the reasons that they are declining. Many species are getting extinct, विलुप्त होती जा रही हैं.
अब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, गवर्नमेंट हैड क्रिएटेड सो मेनी नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स so to set up have been set up to actually protect them from the outside world, to protect them from getting extinct, बाहर के लोगों से बचाना, उनको विलुप्त होने से बचाना, उनको एक हैबिटेट प्रोवाइड करना, एक घर की काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए हमारी गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। सो हेयर आई वांट टू आस्क यू, अगर आपको नेशनल पार्क्स की, सेंचुरीज की एंड बायोस्फीयर की एक अलग से वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। If you will be asking, if you will be demanding about this, I will be surely making another video for you all. So let's continue. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए थे, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लॉन्च किया था टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व, अब जो हर साल में हम वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, ये याद रखो। अगेन जी के क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ वीक जो हम कब करते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में करते हैं। रीज़न टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल किंगडम, हैबिटेट ऑफ एनिमल किंगडम्स मतलब जो जानवरों का घर बचाने के लिए, अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करने के लिए, इसलिए हम लोग इसको मनाते हैं। नाउ मेरा आपसे क्वेश्चन है दैट आप लोग क्या कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ फ्रॉम इंडिया? इफ़ यू आर सीरियसली डूइंग समथिंग एंड यू आर मेकिंग सम चेंजेस टू द वर्ल्ड, टू द इंडिया, दैन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ले सकते हैं तो हम एनिमल्स से बनी हुई चीज़ें ख़रीदना बंद कर दें, स्पेशली द क्लोथ्स। हम उनसे क्लोथ्स एंड एसेसरीज जो कि हम सिंपल भी पहन सकते हैं, वी कैन सिंपली वेयर, जो मेटलिक होते हैं हम पहन सकते हैं, सिंपल वो पहन सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी स्टोन, एनी बोलते हैं हॉर्न से बनी हुई चीज़ें, वो सब पहनने के बजाय हम ये सब चीज़ें बंद कर दें। उसके बाद जहाँ पे मिल रही है वी शुड, अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि द समबडी सेलिंग इट, गलत वे में सेल कर रहा है, तो प्लीज़ लेट द पुलिस नो, पुलिस को पता चले, यू कैन सिंपली कॉल देम टू एंड टेल देम दैट दे आर सेलिंग। और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं टू चेंज द वर्ल्ड एंड टू हेल्प द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। सो इट इज़ अप टू यू, अगर करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हेल्प करें, ठीक है। सो हेयर आई मेक अ रैपिंग अप माई चैनल, एंड बिफोर रैपिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, वट एवर एग्ज़ाम्स यू आर हैविंग, अच्छे से दो, अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत सारा अच्छे से पढ़ो, अच्छे से टाइम दो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। प्लीज स्टडी फॉर्म, बाय बाय।